लव बियॉन्ड द लाइफ, भाग 7, बलिदान। यहाँ, हाँ यहीं। अरे दाई तरफ। हाँ, अरे नहीं, वापस उधर ही जाओ। क्या कर रहे हो भैया? क्या पहली बार लगा रहे हो झालरें? हाँ हाँ बिल्कुल, इसी तरह लगाओ, एक सफेद एक नीली। भैया जी, ये फूल आ गए हैं, तो रख दो मेरे सर पर। अरे सजाओ जाकर। याद है ना किस तरह बोला था? कहीं गड़बड़ ना कर देना। सफेद और नीले ऑर्किड से स्टेज सजेगा, बाकी गेंदे के फूलों से पूरा घर। ठीक है? जी भैया जी। अचिंत सबको समझाकर अंदर की तरफ मुड़ा। सीधे भिंडत हुई पीहू से। ओफो, क्या है? देखकर नहीं चल सकता क्या? तमीज से बोल समझी, आज से तेरा वुड बी बनने वाला हूँ। कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में झांक रहा था। पीहू भी खो चुकी थी, बिल्कुल। दोनों एक दूसरे में खोकर बेखबर खड़े थे दरवाजे के बीचों बीच। भैया जी, बचना जरा। फूल वाला होंठ दबाकर हंसते हुए बोला। हाँ हाँ जी भैया, निकलिए आप। बालों की लट को कानों के पीछे करते हुए पीहू साइड हो गई। अब जाने दे, छोड़ मेरा हाथ, मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। कितना भी सज ले, लगेगी तू बंदरिया ही। अच्छा, देखते हैं, लंगूर कहीं का। आज बहुत खुशी का दिन था। एक तो पीहू का बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, दूसरा अमित के बिजनेस में एक नया टर्निंग पॉइंट आया था, और तीसरा और सबसे खुशी की बात कि आज पीहू और अचिंत की सगाई थी। जीवन का बहुत सुखद मोड़ था अचिंत और पीहू के लिए। अंजू घर में हो रहे इस सारे आम ताम झाम से बहुत बोझिल हो रही थी। नानी की लगाई आग सीने में धधक रही थी, लेकिन अमित की इच्छा का मान तो करना ही था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। कहने को तो सब रिश्तेदार थे, लेकिन गाहे बगाहे अंजू के जख्मों को नोच दे रहे थे। हद तो तब हुई जब अंजू की अपनी भाभियां आपस में निंदा रस का आनंद उठा रही थी। बुरा हुआ दीदी के साथ, बताओ, हीरे जैसा लड़का कौड़ियों के दाम में जा रहा है। अरे कुछ ना वादा आदा है, चक्कर चल गया होगा और कर लिया होगा जवानी के जोश में कुछ गलत। मजबूरी में शादी तक की नौबत आ गई। अरे तो करने की क्या जरूरत थी सगाई? भेज देती इसको नौकरी पर, फिर कई लड़कियां मिल जाती अचिंत के लिए। बताओ, तभी तो भैया, किसी पर एहसान करो तो ये सिला मिलता है। ये सारी बातें सुनकर ब्लड प्रेशर बढ़ गया था अंजू का, बहुत। सांस ऊपर नीचे होने लगी। अचानक ही उस अनाथ से नफरत का समंदर उबाल मारने लगा था। एक पल को तो अमित जी घबरा गए। दवाई भी दी, कुछ देर आराम करने को बोलकर खुद कामों में लग गए थे। उनके लिए इसका कारण थकान था। उन्हें तो वहमो गुमान भी नहीं था अंजू की कैफियत का। सब काम अच्छे से निपट गए थे। सारा टाइम सादा रहने वाली पीहू हरे लहंगे और मेकअप में आज कयामत लग रही थी बिल्कुल। अचिंत हर थोड़ी देर में उसको निहार लेता। ये सब देखकर अंजू के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। अगले दिन सब मेहमान भी जा चुके थे, और साथ ही अंजू की माँ भी। पर जो सोच का बीज अंजू के दिमाग में उन्होंने बोया था, वो इतने महीने में अब जहरीला पेड़ बन चुका था। बस अब उसका विस्फोट होना ही बाकी था। आज दोपहर से ही अचिंत और अमित दोनों घर पर नहीं थे। कुहू भी कल की थकान के बाद घोड़े बेचकर सो रही थी। पीहू भी थोड़े आराम के बाद घर समेटने में लग गई। सब ठीक करके उसने अंजू के कमरे का रुख लिया। देखा तो वो बिस्तर पर लेटी थी, माथे पर हाथ रखे हुए। ऐसा लग रहा था कि वो सो रही थी शायद। पीहू सीधे कमरे में घुसकर बिस्तर, कुर्सी पर पड़े कपड़े तय करने लगी। शोर से अंजू ने हाथ हटाया तो पीहू को देखा। ऐसा नहीं था कि पीहू पहली बार ऐसा कर रही थी, पर आज वो इस तरह हक से ये सब करते हुए जहर लग रही थी अंजू को बिल्कुल। क्या कर रही है? यहाँ पर क्यों शोर मचा रखा है? अरे आप उठ गई? सॉरी, आप सो जाओ मेरी प्यारी बड़ी मम्मी।
मैं जब तक आपके कमरे को बिल्कुल आपके स्टाइल वाला चकाचक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बहुत रूड होकर बोली थी वो। पर पीहू पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मुझे पता है दिन भर आप सबकी खुशियों का ख्याल रखती हैं, सबका काम करती हैं। अब आप अभी आराम करिए। मैं पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि अंजू चिल्लाई, क्या समझती क्या हो खुद को? समझ नहीं आ रहा है? मना कर रही हूँ, मत करो, चली जाओ। भगवान के लिए कम से कम इस कमरे से तो चली जाओ। बड़ी मम्मी? हैरत से फैली बड़ी बड़ी आंखों के किनारे अब कुछ गीले हो रहे थे। कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? बोलिए, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? ओह, समझ गई। क्या समझ गई? गहरी सांस छोड़ते पीहू ने बचकाना अंदाज लगाया था। यही कि आपकी तबीयत खराब है और बड़े पापा भी चले गए हैं, है ना? चलिए जल्दी से लेटिए, मैं बाम लगा देती हूँ आपके सर में और कमर में भी। फिर एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। मेरे हाथ की चाय से यूं थकान उतर जाएगी। बड़े पापा भी तो यही कहते हैं कि। वो बोले जा रही थी जैसे हमेशा बोलती थी, पर इस बार उसकी बातें कांटों के जैसे चुभ रही थी अंजू के दिल में। चुप करो पीहू, भगवान के लिए चली जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ तुम। झटके से पीहू का हाथ तय करते कपड़ों को जमीन पर गिरा चुके थे। ये क्या कह रही है बड़ी मम्मी? हाँ, सही कह रही हूँ मैं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे तुम्हारा वजूद इस घर में। मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों से पाला, पढ़ाया, लिखाया, कितना एहसान किया तुम पर कुहू, और तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया। और क्या सिला दिया तुमने? इसी घर के लड़के को फंसा लिया। तुम्हारे बड़े पापा पश्चाताप की आग में जल रहे थे कि उनका दोस्त ना मरता अगर वो जिद करके उसे ना बुलाते। पर तुम तो समझदार थी, तुमने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या सवाल करेगी, कि घर में बचपन से रखी एक लड़की को बहू क्यों बनाया जा रहा है। देखा है तुमने ऐसा कहीं भी? हैरत के मारे फटी हुई आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पैरों के नीचे से जमीन सरकती हुई सी महसूस हो रही थी। शायद पीहू गिर ही जाती अगर पीछे रखी टेबल से सहारा ना मिला होता। इतना कुछ आपके दिल में था बड़ी मम्मी। एहसान किया आपने मुझ अनाथ पर, और मैं पागल उसे प्यार समझ बैठी। आप मेरी जान हो। बोलो, क्या चाहती हो आप? यही कि ये शादी ना हो। धीरे धीरे कदमों से पीहू अंजू के पास तक आई, उसकी गोद में अपना सर रख लिया। आंसुओं का सैलाब उमड़कर अंजू की गोद को भिगो रहा था। ठीक है, नहीं होगी ये शादी, और यकीन मानिए मैं आपको नाराज करके खुद की खुशियां ढूंढ लूं, ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे। मैं चली जाऊंगी। जो ज्वाइनिंग मुझे 1 महीने बाद लेनी थी, मैं हफ्ते भर में ही ले लूंगी। मेरी बड़ी मम्मी हो आप। एक बार मेरे सर पर वही ममता का हाथ फेर दो, एक आखिरी एहसान, जिसको चुकाने के लिए आपकी पीहू किसी हद तक भी जाएगी। सर ऊपर उठाकर पथराई आंखों से अंजू की आंखों में देखा। एक बार अंजू को लगा कि उसका कलेजा किसी ने मुट्ठी में दबाकर भींच दिया हो। कांपते हाथों से उंगलियां उसके बालों पर चल रही थीं। मिलते हैं अगले भाग में।